हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं जहां भी होंगे स्वस्थ व्यस्त मस्त और जबरदस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए तैयारी कर रहे होंगे। तो आइए 4 लाइन शुरू करते हैं और उसके साथ सेशन शुरू करेंगे कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो तकदीर बदल दे। और कल क्या होगा कभी मत सोचो। कल किसने देखा यार, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। इन्हीं शब्दों के साथ अपना पढ़ाव शुरू करते हैं और लेते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन भारत पहले आया। आपको इसमें जवाब देना है कि पहले भारत कौन आया था। मेगास्थनीज आया था, टॉमस रो आया था, या फिर आपका फाहियान आया था, या ह्वेनसांग आया था। बताइए साहब, इसमें आप पहले प्रश्न का क्या जवाब देंगे। आइए तब तक हम डिस्कस कर लेते हैं इन ऑप्शंस के विषय में, है ना, कि मेगास्थनीज कब आया था, फाहियान कब आया था, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आइए हम शुरू करते हैं ह्वेनसांग। यहाँ से डी ऑप्शन से लेते हैं। ह्वेनसांग क्या है, ह्वेनसांग जो है 630 से 643 ईसा पूर्व में ये आया था। ठीक है, पूछा था ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था, तो ह्वेनसांग जो है ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था। किसके, हर्षवर्धन के दरबार में आया था। इसकी रचना कौन सी है, तो इसकी रचना CU की है। बात क्लियर है। फिर उसके बाद बात करें फाहियान की, तो भैया फाहियान की बात करें तो फाहियान जो है ये 399 से 412 ईस्वी तक इसका था समय। और ये किसके शासनकाल में आया था, तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। और इसकी जो रचना का नाम था वो था फोकुकी। क्या, फोकुकी, इसकी रचना का नाम फोकुकी था। उसके बाद बात करें टॉमस रो, तो टॉमस रो जो है ये 1615 ईस्वी से 1617 ईस्वी तक ये किसके आया था शासनकाल में, तो ये जहांगीर के शासनकाल में आया था। और ये कहा जाता है अंग्रेजों का सर्वप्रथम संदेशवाहक कौन था, तो टॉमस रो ही था। ठीक है, चलिए मेगास्थनीज की बात करते हैं। तो मेगास्थनीज जो है ये 304 से 299 ईसा पूर्व में आया था। और ये कब आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। और इसकी रचना की बात करें तो इसकी रचना कौन सी है, इंडिका है। बात क्लियर है, क्या है भैया, इसकी रचना कौन है, इंडिका है। बात क्लियर है। तो मेगास्थनीज की बात करें 304 299, टॉमस रो 1615 1617, टॉमस रो तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। 399 से 412, ये इसमें और इसमें, ये 3 ऑप्शंस में से आपको ढूंढना है। तो आपको सबसे अच्छा सबसे बेहतर ऑप्शन कौन लग रहा है, बताओ भैया। सबसे बेहतर सबसे पहले कौन आया था, तो सबसे पहले अगर इसमें आप देखेंगे तो इसमें सबसे पहले आपका मेगास्थनीज ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बात क्लियर है। अब मेगास्थनीज को आप हटा दीजिए, तो मेगास्थनीज को हटाने के बाद सबसे उसके बाद कौन आया था, तो फाहियान आया था। मतलब पहले नंबर पे आपका कौन आएगा, मेगास्थनीज, दूसरे पे फाहियान, तीसरे पे ह्वेनसांग, और चौथे नंबर पर कौन आएगा, टॉमस रो आएगा। बात क्लियर है। तो ये पहला प्रश्न था, इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्या है, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, या इनमें से कोई नहीं। बताओ भैया कब कौन सा युद्ध हुआ था, पहले तो ये जान लीजिए। बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर, समझिएगा 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। बात क्लियर है, एक एक करके बताता जाऊंगा। प्लासी का युद्ध एग्जैक्ट डेट के साथ, ठीक है, 23 जून 1757 को हुआ था। वांडीवास का युद्ध जो है ये दरअसल कई पड़ाव में हुआ था। ये युद्ध था ही नहीं, बेसिकली अगर आप कहा जाए तो युद्ध ये था ही नहीं। ये था कि अपने जो उसका जैसे नहीं होता है कि हम लोग गांव में होते हैं तो कोई होता है कि बहुत बड़ा अपने आप को बनता है, तो वो अपना प्रभुत्व दिखाने के चक्कर में बस ये लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई भी बेसिकली नहीं हुई थी, है ना। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये कब हुई थी, तो ये हुई थी आपके 1760 में, है ना। ये बेसिकली प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, वेदरा का युद्ध सब एक साथ ऐसे हुआ था। इसमें अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हुआ था। और जाते जो 1764 आया था तो अंग्रेजों की जो नींव थी वो स्थापित हो चुकी भारत में। बात क्लियर है, पहले नींव पड़ी थी और यहाँ स्थापित हो चुकी इतने ही साल में। तो बक्सर युद्ध किस किस के बीच हुआ था, तो भैया अगर बक्सर के युद्ध की बात करें तो इसमें आपको पता है कि सबसे मेन नेतृत्व करता था मीर कासिम। कौन था, मीर कासिम था मेन आदमी। ठीक है, उसके बाद आपको पता है सुजाउद्दौला था यहाँ। ठीक है, सुजाउद्दौला समझिएगा इसको। यहाँ से दरअसल आप कोई एग्जाम देंगे यहाँ से प्रश्न आना तय होता है। ठीक है, उसके बाद आपका शाह आलम द्वितीय जो मुगल शासक था, शाह आलम
द्वितीय। दरअसल अब जो अभी बक्सर के युद्ध के बाद जो इलाहाबाद की संधि होनी है 1765 में, उसमें इसका कोई योगदान नहीं। ये चिरकुट टाइप का आदमी था, ये बेसिकली इसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, मीर कासिम के पास पाने के लिए बहुत कुछ था। ये शुजाउद्दौला शाह आलम को चढ़ा दिया कि ऐसा चलो अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण करते हैं, अगर जीत गए तो साहब हम जो है पूरे भारत पे राज करेंगे। तो ये दोनों बेवकूफ आदमी इससे अपना मन, ये जो अवध के नवाब थे ये मुगल सम्राट थे, तो ये तीनों एक साथ मिलकर लड़े थे। ठीक है, किससे लड़े थे? तो अंग्रेजों से लड़े थे भैया। किससे? ये अंग्रेजों से लड़े थे। ठीक है, ये कहा जाता त्रिगुट और ये अंग्रेज। ठीक है, अब कहा जाता है इसमें कौन सेनापति था? क्लाइव जो है, ठीक है, कौन इसमें सेनापति? क्लाइव सेनापति था। अब अगर सॉरी बक्सर की बात करें तो बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो था, माफ करिएगा, यहाँ पे जो है हेक्टर मुनरो था। ठीक है, अब एक तरफ हेक्टर मुनरो मतलब अंग्रेजी सेना और दूसरी तरफ ये त्रिगुट, और ये इतने बेकार टाइप के आदमी थे। जैसे बिहार आपको एग्जाम देने जाना है तो आरा जिले में ये लड़ाई हुई थी, आरा जिले के बक्सर के मैदान में लड़ाई हुई थी। ठीक है, अभी तो हालांकि जिला बदल गया है, भोजपुर जिला का मुख्यालय आरा जिला है ना बेसिकली, लेकिन ये लड़ाई पहले जो है आरा जिले में हुई थी। जैसे राजगिरी का नाम जो है गिरिब्रज या जो है राजगीर, अब जैसे अभी वर्तमान में राजगीर है, पहले राजगिर या गिरिब्रज हुआ करता था, ऐसे ही आरा का मैदान हुआ करता था। प्लासी की बात करें तो मेरे दोस्त मेरे भाई, प्लासी के जो है ये बेसिकली 23 जून 1757 को हुआ था। इसकी जो रूपरेखा है वो 21 जून 1756 को तैयार हुई थी। कैसे तैयार हुई थी? 21 जून 1756 को आपका काल कोठरी कांड याद होगा। इसमें जो है करीब 56 अंग्रेजों को एक कमरे में बंद कर दिया गया था और बाहर से लॉक कर दिया गया था। ये इतनी मतलब उसमें ऑक्सीजन का कोई वो नहीं था, तो ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से घुट घुट के मर गए। इसकी रूपरेखा यहां से तैयार होती है। और जिसका बदला लेने के लिए अंग्रेजों ने किसको भेजा था? अंग्रेजों ने क्लाइव को भेजा और कहा कि जाओ उस बेवकूफ को इतनी बड़ी सजा दो ताकि वो जीवन भर भूल ना पाए। उस सजा को देने के लिए ये आया था, है ना, 23 जून 1757 को। और उसके बाद इसने और क्या किया था? जो उस वक्त कलकत्ता का गवर्नर था उसका बड़ा अपमान किया था इसने, जो अंग्रेजों का गवर्नर हुआ करता था। तो इसलिए जो है अंग्रेज क्षुब्ध थे और 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें ये युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला, समझिएगा, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। अंग्रेजों मतलब वही लॉर्ड क्लाइव था। तो उसमें अभी ये सिराजुद्दौला की हार हुई थी। किसकी वजह से हार हुई थी? तो वही चिरकुट, अभी जो मीर कासिम अभी नाम आया था आपका, तो मीर कासिम और जो है इनके साथ धोखा किया था और उसके बाद जो है ये हार गए थे। वांडीवास की बात करें तो वांडीवास जो है ये दरअसल प्रभुत्व की लड़ाई थी। तो ये फ्रांसीसी सेना, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है, अब इसमें जो है इस वांडीवास युद्ध में यह था कि फ्रांसीसियों का प्रभुत्व कम हो गया था। बात क्लियर? जैसे आपसे पूछा जाए कि भारत सबसे पहले कौन आया, तो हम बोलते हैं ना, जैसे ट्रिक बनाए हुए हैं PDAF, मतलब क्या पुर्तगीज आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए, फिर डेनिस आए, ठीक है, उसके बाद फ्रांसीसी आते। तो ये बेचारे आए गए नहीं होता है, हम लोग सुनते हैं कि आए सनम गए सनम, तो ये आए गए, आए सनम गए सनम, ये इनको पता नहीं था। ये इनका जो है इनको लगता था हम आई एम द बेस्ट, आई एम द डिवाइन फ्लेम। तो ये ससुर थे कुछ नहीं, लेकिन लड़ गए अंग्रेजों से, खत्म हो गए। ठीक है, चलिए, तो इसमें ऑप्शन जो आपका सही होगा सिराजुद्दौला, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक हुआ था? ठीक है, तो इसमें अभी आप रट लीजिएगा इसको। वेलेजली था, डलहौजी था, या विंटो था, या फिर हेस्टिंग था? बताओ भैया। लॉर्ड फॉर्ड इनके आगे जल्दी नहीं लगता है क्योंकि साले चिरकुट थे। तो इसमें देखिए हड़प नीति की बात करें तो वेलेजली की बात करते हैं। अगर हम वेलेजली की बात करें तो वेलेजली जो है ये बेसिकली हड़प नीति का नहीं समर्थक था। हड़प नीति किसकी फेमस है? आप रट डालिए, डलहौजी की हड़प नीति, इसे पढ़ डालिए, डलहौजी की हड़प नीति, हड़प नीति। अब आप समझिए, जैसे कहा जाता है डलहौजी कार्यकाल कब से कब तक था? तो ये 1848 से 56 तक था इसका कार्यकाल। बात क्लियर है? इसने जो है जो ब्रिटिश, जिसे जो उस वक्त तत्कालीन राज्य हुआ करते थे उन सभी को ब्रिटिश राज्य में मिलाने के लिए ये नीति लाई थी। इसमें ये था कि अगर आप जैसे मान लीजिए आप लड़के नहीं हैं आपके, है ना, तो वो मिलाया था जबरदस्ती। तो इसमें बेसिकली आपसे बताएं, जैसे संभल, जैतपुर, सितारा, ये सारे बघाट, ये सारे क्षेत्र हुआ करते थे। जैसे अवध के ऊपर उसने कुशासन का आरोप लगा के इसको छीन लिया था। तो ये सारी चीजें, जैसे अगर आपसे पूछे डलहौजी हड़प नीति कौन से, ऑप्शन डी आपका डलहौजी सही हो जाएगा। वेलेजली जो ये सहायक संधि के लिए जाना जाता था, किसके लिए? सहायक संधि के लिए जाना जाता था, सहायक संधि के लिए जाना जाता। बात क्लियर है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्या है? भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे? कौन थे धनवंतरी? बताओ भैया। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के चिकित्सक थे, हर्ष के समय के प्रसिद्ध नाटककार थे, या इनमें से कोई नहीं थे? बताओ ये कौन थे? ये जो धनवंतरी थे ये कौन थे?
तो आपको पता है जो धन्वंतरी हैं ये आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के चिकित्सक थे, है ना। और धन्वंतरी ने ही जो है मतलब ये कह सकते हैं कि जो आयुर्वेद अभी वर्तमान में हम लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उसके ये क्या थे, धन्वंतरी जो है आयुर्वेद के प्रवर्तक, आयुर्वेद के प्रवर्तक या ये कह सकते हैं जनक भी थे, जनक या प्रवर्तक कह सकते हैं, है ना। ये जो है ये जो धन्वंतरी थे ये जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं इनके नवरत्नों में से एक थे। क्या नवरत्नों में से ये एक हुआ करते थे। वैसे आप नाम सुने होंगे छपड़क का, बेताल का, घटकरपर का, वररुचि का, अमर सिंह का, बारहमिहिर आप नाम सुने होंगे, है ना, बारहमिहिर, कालिदास। तो इनमें एक नाम जो है ये भी थे। बात क्लियर है। तो इसमें ऑप्शन नंबर भी आपका सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, अगला लेते हैं। ये हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। इंडिका के लेखक कौन भैया, मेगास्थनीज हैं, फाहियान हैं, ह्वेनसांग हैं, या इनमें से कोई नहीं। फिर एक बार पढ़िए, ह्वेनसांग किसके काल में, हर्षवर्धन। क्या ह्वेनसांग किसके काल में, हर्षवर्धन। क्या लिखा ये लिखा CU की, क्या लिखा, ये लिखा CU की लिख दिया। फाहियान किस शासनकाल में आता है, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय इनको बोल सकते हैं आप, विक्रमादित्य। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसने क्या लिखा, इसने लिखा फोकुकी। क्या लिखा, फोकुकी। उसके बाद मेगास्थनीज की बात करते हैं। मेगास्थनीज किसके टाइम में, चंद्रगुप्त मौर्य। क्या, इसके शासन व्यवस्था के बारे में 3 इंडिका पुस्तक, चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त मौर्य। इसने क्या लिखा, इसने लिख दिया यही जो प्रश्न पूछा गया, इंडिका। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या सही है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। छठवां क्या है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया। ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1926, ऑप्शन सी 1928, ऑप्शन सी 1930। बताओ भैया इसमें क्या होगा। देखिए अगर साइमन कमीशन की बात करें, समझिए पहले साइमन कमीशन के थोड़ा सा जान लीजिए। साइमन कमीशन, ठीक है, साइमन कमीशन की बात करें तो मेरे दोस्त मेरे भाई इसका गठन जो हुआ था वो था 1927 में क्या हुआ, गठन हुआ। ठीक है, 27 में इसका गठन हुआ भैया। अब ये जो है ये भारत कब आया, भारत आया ऐसे समझिए, भारत आया तो ये भारत आया बेसिकली फरवरी 1928 में। ठीक है, फरवरी 1928 में। अब इसके विरोध में आपने नारा, एक नाम सुना होगा, लाला लाजपत राय। क्या, लाला लाजपत राय एक नाम आपने सुना होगा भैया। लाला लाजपत राय ने जो है इनके नेतृत्व में पंजाब में बहुत भीषण आंदोलन चल रहा था और दरअसल इसमें इसका विरोध इसलिए भी था क्योंकि साइमन कमीशन में भारत का ये सर्वे करने आ रहा था और भारत का सर्वे करने में एक भी भारतीय सदस्य इसमें शामिल नहीं थे। अब आप समझिए कि आप जैसे हमारे घर पे जाएं और ये कहें कि साहब इस घर को हमको देखना, मान लीजिए आप किसी हवेली चले जाएं और उस हवेली के जानकार से आप ना मिलें कि साहब इसमें क्या है, आप पता लगा कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना है, कहाँ रिस्ट्रिक्टेड मूड है, आप नहीं जान पाएंगे। तो इसमें बेसिकली विरोध इसलिए था कि साइमन कमीशन गठन तो हुआ था लेकिन बेसिकली भारतीय एक भी नहीं थे। तो आप समझिए कि दुख तो था, ये क्षोभ भी था। तो इन्होंने लाला लाजपत राय ने और जो भी राष्ट्रवादी उस टाइम के थे सबने कहा साइमन गो बैक, एक नारा दिया, कौन सा, साइमन गो बैक, है ना। तो ये साइमन गो बैक का नारा दिया गया और इसी में लाला लाजपत राय जो नेतृत्व करता थे इनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ और इन्होंने जब मरते वक्त जब ये शहीद हो रहे थे तो उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर अंग्रेजों द्वारा पड़ी एक लाठी उनके शासन के ताबूत में कील साबित होगी। तो ये लाला लाजपत राय ने ही कहा था, ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, ये नारा किसने दिया, लाला लाजपत राय ने दिया था। साइमन गो बैक किसने कहा था, लाला लाजपत राय ने कहा था। किसके परिप्रेक्ष्य में कहा था, साइमन कमीशन के परिप्रेक्ष्य में कहा था और साइमन कमीशन भारत का था, फरवरी 1928 में आया था। तो बताओ भैया इसमें क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर सी ऑटोमेटिक हो जाएगा। बात करते हैं 1930 की, तो आपको पता 1930 में बहुत सारी घटनाएं हुई थी। जैसे आप समझिए पहला काम तो दांडी मार्च का हो गया था। कौन सा, दांडी मार्च, समझिएगा दांडी मार्च कब से कब तक, तो भैया ये हुआ था, कुछ जाहिर सी बात मार्च से अप्रैल में ही होगा, तो 12 अप्रैल से, कभी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे यार 6 होगा 12 होगा, तो भैया 12 अप्रैल से 6 मार्च, है ना। इस 6 मार्च से फिर सभी अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है जिसकी पटकथा लिखते लिखते गांधी जी जो है मर्ज हो जाते हैं और गांधी जी समझौता हो जाता है। गांधी जी समझौते के बाद जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ होता है, उसमें गांधी जी चले जाते हैं कहाँ, ब्रिटेन, वहां से फिर चुप होकर के आते हैं, फिर शुरू करते हैं क्या, सभी अवज्ञा आंदोलन। बात क्लियर है। तो भैया ये सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर है, आपके ऑप्शन नंबर से क्या है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, बंबई में, लाहौर में, कराची में या लखनऊ में। बताओ भैया किसमें जो है कांग्रेस का ये जो है किया गया था।
ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। तो पहले आ जाओ बम्बई पे। बम्बई क्या है? बम्बई में भैया आप जो है एक नाम सुने होंगे, WC बनर्जी, ठीक है, WC बनर्जी एक नाम सुने ही होंगे आप। तो दरअसल बम्बई में जो है 1885 में कांग्रेस की कौन स्थापना हुई थी। अब पूछा था कांग्रेस के पिता, तो भैया कांग्रेस के पिता ये नहीं थे, बनर्जी साहब नहीं थे। पिता कौन था? ए ह्यूम था। अब पूछा जाता है एग्जाम में, यूपी PCS एग्जाम में आया है, कांग्रेस का पिता, फादर ऑफ कांग्रेस कौन? A.O. ह्यूम। इसने क्या किया था? ये था महासचिव बेसिकली। इसने गठन किसका किया था? कांग्रेस किया था, बुद्धिजीवियों का गठन किया था। मतलब कल को अगर कभी जैसे अंग्रेजों के ऊपर कुछ आ जाए सिस्टम, तो बुद्धिजीवी समझा सके, नहीं रुको, तुम लोग जो है वो ना करो, विरोध ना करो, हम लोग समझदार लोग हैं, हम इसका तो वो करेंगे। बनाए बेसिकली इसलिए गई थी, लेकिन इसका उल्टा हो गया। कांग्रेस ने स्वतंत्रता की मांग कर दी और आगे चल के फिर इसका जो है आपका दूरगामी परिणाम आपको दिखा, भारत आजाद हुआ, ठीक है। तो कांग्रेस की स्थापना समझिएगा, कांग्रेस की स्थापना। अब बताओ ये लाहौर की बात करें तो लाहौर जैसे जो अधिवेशन हुआ था ये 1916 में हुआ था। अब आप समझ जाइए किस लिए हुआ रहा होगा। तो लखनऊ जब 1916 में हुआ था तो इसका जो अध्यक्षता जो किए थे वो अंबिका चरण मजूमदार, क्या? अंबिका चरण मजमूदार किए थे, ठीक है। और भैया जब ये किए थे इसमें हुआ ये था कि 1906-07 में जो है कांग्रेस गरम दल और नरम दल में टूट गई थी, ठीक है। तो भैया ये हो गया था ब्रेकअप, इन दोनों का, गरम दल नरम दल में कांग्रेस का ब्रेकअप हो गया था। तो यही पैचअप हुआ था। मतलब क्या पैचअप नहीं होता है, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप होता है फिर पैचअप होता है, तो बेसिकली वही वाला कॉन्सेप्ट है। तो गरम दल और नरम दल का क्या हुआ था? पैचअप हुआ था। इनके मध्य समझौता हुआ था कि भैया अब हम लोग जो है एक साथ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें होंगी। तो ये गरम दल नरम दल बेसिकली ये हुआ था। बात करें कराची अधिवेशन की, कराची अधिवेशन कब हुआ था? तो ये जो याद किया जाता है बेसिकली 1929 में याद किया जाता है। और जो है इसमें आप समझिए इसकी जो अध्यक्षता किए थे वो किए थे जवाहरलाल नेहरू। कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू किए थे भैया। और इसमें पहली दफा क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी भैया। और कहा गया था हमको जो है 26 जनवरी 1930 तक क्या कर लेना है? आज़ादी ले लेनी है। बात क्लियर है। उसके बाद बात करें लखनऊ की, किसकी? लखनऊ समझौता तो आपको पता ही है। लखनऊ समझौता, सॉरी यहाँ पे लखनऊ के विषय में हमने बता दिया। लखनऊ समझौता बेसिकली ये वाला था। बात करें यहाँ पे लाहौर लिख लेते हैं, ठीक है, भाव में बह गए थे कांग्रेस के, तो लाहौर लिख लेते हैं। अब लाहौर मतलब क्या? लाहौर मतलब कराची, आप ऐसे समझिए, ठीक है। सॉरी इसमें जो है ठीक। तो ये बेसिकली यहाँ पे जो है आप इसको लाहौर कर लीजिए, माफ करिएगा हम भाव में बह गए थे, है ना। ये लखनऊ, ये कराची, इसको कर लीजिए कराची, ठीक है, समझिए कराची कर लीजिए। कराची अधिवेशन कौन किया था? वल्लभ भाई पटेल किए थे। कौन? सरदार वल्लभ। ये पूछा जाता है वल्लभ भाई पटेल जी ने जो है पहली बार कांग्रेस का जो है कब अध्यक्षता की थी? तो 1931 में इन्होंने किया था। और यहीं पे मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों संकल्पना आई थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें। तो अगर बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ हुई थी? तो बेसिकली लाहौर में हुई थी। हम इसमें ऑप्शन सी मारेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए सॉरी, इसमें हम भाव में भागे कांग्रेस के, ठीक है। इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए इंडियन नेशनल आर्मी 1943, ऑप्शन बी गदर पार्टी 1913, ऑप्शन सी मित्र मेला 1899, ऑप्शन डी होम रूल लीग 1917। बताओ भैया इसमें क्या सही होगा? जाहिर सी बात है इंडियन नेशनल आर्मी का स्थापना 1943 में किसने किया था? तो रास बिहारी बोस। और कौन थे इसमें? सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है। रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस, ये दो लोग बेसिकली किए थे। कभी को पूछा था कौन पहली दफा किया था, तो कैप्टन मोहन सिंह का नाम इसमें आएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं किसमें? अब आते हैं गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना जो है ये हुई थी 1913 में हुई थी। किसने किया था? लाला हरदयाल। और किसने? और इसमें कौन थे? सोहन सिंह भखाना, ठीक है। उसके बाद आते हैं मित्र मेला की बात करते हैं। तो भैया मित्र मेला कब? 1899। इसमें आप लिखा है, इसमें कौन किया था मित्र मेला का? बीडी सावरकर, जिसको कांग्रेस गाली देती है, बीडी
सावरकर, इन्होंने मित्र मेला की स्थापना की थी, सावरकर। और इनके डर की वजह से इन्होंने बम बनाने के लिए एक साथी को अपने बाहर भेजा था, विदेश भेजा था, ठीक है। तो ये वीडी सावरकर थे। होम रूल लीग जो है ये 1917 नहीं होगा मेरे भाई, ये होगा 1916। और 1916 में दो लोगों ने होम रूल लीग की स्थापना मतलब शुरू किया था। एक तो अप्रैल 1916 में जो है ये तिलक साहब किए थे। कौन किए थे? तिलक साहब किए थे। और उसके बाद जो है सितंबर 1916 में ये एनी बेसेंट आई। सितंबर 1916 में जो है एनी बेसेंट शुरू की थी, एनी बेसेंट। और ये चालाक थी, सितंबर में होम रूल लीग की स्थापना की, 16 में, और 16 में ही महिलाओं के लिए एक संगठन बना दिया, है ना। उसके बाद जो है भारतीय महिला संघ। और 1917 में जब इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया, 1917 में जब कांग्रेस की अध्यक्ष हो गई, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बन गई। अब ये जब अध्यक्ष बनी तो उन्होंने इन सब संगठनों को क्या किया? भंग कर दिया। ये बन गई क्या? कांग्रेस की अध्यक्ष, ठीक है। तब इसके बाद जो है ये अपना नेता बन गई। नेता बनने के बाद अपना काम शुरू किया। कौन सम्मिलित नहीं? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सम्मिलित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर भैया, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन जुड़ने का विरोध किया था? खान अब्दुल गफ्फार खां, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी अबुल कलाम आजाद। बताओ भैया। देखिए, बात करें खिलाफत आंदोलन की, तो खिलाफत आंदोलन पहली बात तो 1 जुलाई 1920 से शुरू हुआ था। जिस दिन ये शुरू हुआ उसी दिन तिलक जी क्या हुए? सही मतलब गोलोकवासी हो गए, ठीक है। तो 1 जुलाई 1920 को जो है ये आंदोलन शुरू हुआ था। अब ये बेसिकली जो है ये जो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा है मोहम्मद अली जिन्ना, इसने क्या किया? खिलाफत आंदोलन जो गांधी जी ने शुरू किया उसमें जुड़ने का इन्होंने विरोध किया, ठीक है। और जो बात करें मोहम्मद अली और शौकत अली, जैसे इसमें आता है, चूंकि मोहम्मद अली जिन्ना के साथ ही मोहम्मद अली शौकत अली हुआ करते थे, तो उन्होंने जो है शौकत अली जो है के नेतृत्व में ही ये आंदोलन शुरू हुआ था। तो बेसिकली गांधी जी ने जो है अपना उसमें हाथ दे दिया। अब ये था किस लिए आंदोलन? ये तुर्की खलीफा के पद को समाप्त, जैसे अंग्रेज जो थे ये तुर्की का एक खलीफा का पद हुआ करता था, तुर्की का, सोचिए अब खलीफा का पद, ये पद क्या हुआ? समाप्त कर दिया गया। अब तुर्की का जो खलीफा का पद समाप्त हुआ, लेकिन आग कहाँ लगी भैया? आग लगी कहाँ पे? भारत में। आप समझिए, अभी जैसे इंडिया में, अभी इंडिया से बाहर कहीं मुसलमानों के ऊपर कुछ अत्याचार हो जाए तो वो कहाँ करेंगे विरोध? भारत में करेंगे। भैया भारत में करने क्या मतलब? जहाँ हुआ अत्याचार वहाँ जाकर करो। तो तुर्की का विरोध था, अभी ये यहाँ विरोध कर रहे थे, कोई फायदा नहीं निकला उनको, है ना। बल्कि हुआ क्या? 1919 में ये किए, 1920 में आगे चल कर जो है ये सारी चीज़ें खत्म हो गई। फिर हिंदू मुस्लिमों में जो इसी का परिणाम था कि हिंदू मुस्लिम जो एकता थी उसमें भी जो दरार पड़ गई, है ना। तो बेसिकली जो है इसमें अगर किसी ने विरोध किया था तो मोहम्मद अली जिन्ना विरोध किया था। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र में शामिल था? गदर पार्टी, अनुशीलन समिति, अभिनव भारत ग्रुप, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। बताओ भैया, एक एक करके पढ़ लीजिए। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में, अभी चर्चा हुई थी। कौन कौन किया था? तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भखाना, सोहन सिंह भखाना किए थे। बात क्लियर है? अनुशीलन समिति की बात करें तो ये 1907 में गठित हुई थी। 1907 में किसने गठन किया था? तो ये बारेंद्र कुमार घोष। ये बड़ा आईपीसी पढ़ेंगे तो इसमें बड़ा जो है तगड़ा केस आता है, बारेंद्र कुमार घोष और परत का। तो बारेंद्र कुमार घोष और प्लस भूपेंद्र दत्त, ठीक है, भूपेंद्र दत्त किए थे। उसके बाद बात करें अभिनव भारत ग्रुप की, तो अभिनव भारत ग्रुप 1904 इसकी 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। नहीं, अभिनव भारत ग्रुप 1904 में स्थापित हुआ था। बात क्लियर? 1904 में स्थापित हुआ था। किसने किया था? अभी हम लोग पढ़े ना, मित्र मेला, तो वही उसी का रूप था। ये बीडी सावरकर किए थे, ठीक है, बीडी सावरकर किए थे, ठीक है। 1904 में ये डन है, 1904 डन है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1924 में। 1924 किसने किया था? तो भैया इसमें कई लोग करने हैं। जैसे आप जो है बेसिकली आप ऐसा समझ लीजिए, सचिंद्र सान्याल, एक दो नाम ऐसे लिख लीजिए, सचिंद्र सान्याल के पश्चात जो है राम प्रसाद बिस्मिल भी थे इसमें, राम प्रसाद बिस्मिल,
ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, ये सारे लोग थे। स्थापना हुई कहाँ पे थी? तो भैया ये कानपुर में हुई थी। अभी जहाँ हाल ही में प्रश्न आया था, लेकिन बेसिकली हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में पूछा गया है। अगर कभी आपसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पूछ दे, यहाँ पे क्या सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पूछ दे आपसे, तो भैया ये हो जाएगा 1928 में। बात क्लियर? 1928 में इसकी स्थापना होगी। किसका? ये तो HRA है। क्या है ये? H हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कोई HSRA, इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। किसने किया था? तो इसमें बेसिकली जो सम्मिलित लोग थे ये भगत सिंह और प्लस चंद्रशेखर आज़ाद, ये दो नाम महत्वपूर्ण। चंद्रशेखर आज़ाद 1928 में हुई कहाँ पे थी? तो फिरोज शाह कोटला। क्या? फिरोज शाह कोटला में, दिल्ली में हुई थी। बात क्लियर है? तो ये यहाँ पे हो गया। अब पूछा क्या गया, कौन सा क्रांतिकारी संगठन जो है काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? आप खुद समझिए कि जाहिर सी बात है, काकोरी षड्यंत्र मतलब जो है यहाँ पे लखनऊ में लूट हुई थी, तो इसमें कौन सम्मिलित होगा? गठन इसका कानपुर में हुआ था, जाहिर सी बात इसी के आसपास काम होगा, तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताओ भैया, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या गंगा? बताओ भैया किस पे बना है? तो भैया अगर बात करें जो है कावेरी, जैसे यहाँ पे गंगा की बात कर लेते हैं, बहुत सारे गंगा बांध बने। गंगा है तो दरअसल इसमें गंगा पे उस टाइप कोई बांध तो है नहीं, लेकिन अगर हम इसी को राम गंगा कर देते हैं, राम गंगा है ना, राम गंगा कर दें, इस जो गंगा की सहायक नदी है, तो इस पर राम गंगा परियोजना चल रही है। कौन सी? राम गंगा परियोजना चल रही है। बात कावेरी करें तो मेरे भाई कावेरी में शिव समुद्रम परियोजना है। कौन सी? शिव समुद्रम परियोजना, शिव समुद्रम परियोजना है। ठीक है, शिव समुद्रम परियोजना है। अगर बात करें गोदावरी की, तो गोदावरी की मेरे दोस्त यहाँ पे पोलावरम सिंचाई परियोजना है। पोलावरम सिंचाई परियोजना है। बात क्लियर है? मतलब कृष्णा पे है तो ये आपका नागार्जुन। भाई अर्जुन किसके जो है, अर्जुन के सारथी कौन थे? कृष्ण थे, तो नागार्जुन। ठीक है, ऑप्शन 20 में सही है। 12 नंबर पे आते हैं। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? 1951, 1953, 1955 या 1958? पहली दफ़ा कौन चढ़ा था, है ना? तो अगर बात करें माउंट एवरेस्ट की, तो आपको पता माउंट एवरेस्ट जो है इसमें ये हिमालय का सबसे ऊंची चोटी है। किसका? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। बात क्लियर? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। कितना? 8,848.76 मीटर, या 8 जैसे दे देता है, 8-6 मीटर है। ठीक है, ये हो गया हिमालय के विषय में। और उसके बाद अगर बात करें इस पर पहली दफ़ा जो है कौन चढ़ा था, तो ये जो है 1953 में कौन कौन चढ़े थे? इसमें चढ़े थे शेरपा तेंजिंग। शेरपा पूछा जाता है, हम लोग पूछते हैं ना पहली बार कौन चढ़ा? शेरपा तेंजिंग। और उसके बाद एक और नाम था एडमंड हिलेरी। ठीक है, एडमंड हिलेरी जो है ये चढ़े थे। और देखिए अगर बात करें जो है जिसने अब पूछा है इसमें पहली बार चढ़ाई किस वर्ष शुरू की गई, तो 1953 में शुरू की गई। ठीक है, उसके बाद एवरेस्ट पर चढ़ करने वाली सबसे पहली महिला, भारतीय महिला की बात करें, अगर पहली भारतीय महिला अगर आपसे पूछ ले, समझिए इसमें कई क्वेश्चन इसीलिए तो करवा रहे हैं, भारतीय महिला आपसे पूछ ले, तो मेरे भाई भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल। कौन थी? बछेंद्री पाल थी। ठीक है, और उसके बाद अगर बात करें भारतीय महिला, आगे बात करें कि साहब जो है कृत्रिम पैर वाली कौन सी थी, तो ये हमारे अम्बेडकर नगर अकबरपुर की थी जो है अरुणिमा सिन्हा जो है ये कृत्रिम पैर वाली थी। बात क्लियर है? तो ये यहाँ पे हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर लेते, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान क्या नाम है? भैंसरोडगढ़, दर्रा अभयारण्य, केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान या घटप्रभा अभयारण्य? बताओ भैया क्या होगा इसमें? देखिए अगर हम बात करें जो है घटप्रभा पक्षी अभयारण्य की, तो इसमें जो है आपका ये जो पड़ जाता है, ये बेलगांव कर्नाटक में पड़ जाता है। जहाँ पे बेलगांव कर्नाटक, यहीं पे गांधी जी अधिवेशन की अध्यक्षता की तो 1924 में। ठीक है, बेलगांव कर्नाटक का ही। ठीक है, तो बेलगांव कर्नाटक घटप्रभा अभयारण्य हो जाता है। ठीक है, ये जो है इससे पहले मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क के नाम जाना जाता था। और जो भैंसरेणगढ़ है ये बेसिकली है ये चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है। ये चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। दर्रा अभयारण्य ऐसा मतलब अभी उस टाइप का है नहीं। और केवला देवघाना पक्षी अभयारण्य जो है ये भरतपुर में। बात क्लियर है? चलिए आपका ऑप्शन नंबर इसमें
सी सही हो जाएगा। ठीक है, सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्या भैया, भिलाई इस्पात संयंत्र से लौह अयस्क प्राप्त होता है। दिल्ली, राजहरा, कोरबा, उमरिया या राजनंदगांव। बताओ भैया इसमें क्या सही होगा। भिलाई इस्पात संयंत्र जो है ये लौह अयस्क की प्राप्ति कहाँ से होती है, तो ये होती है आपकी दिल्ली राजहरा से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, भिलाई इस्पात संयंत्र है इसकी स्थापना किसके सहयोग से की गई थी, तो भैया ये रूस के सहयोग से की गई थी। इसकी ये पूछा जाता है आपसे। ठीक है, और कहाँ पे हुई थी, तो ये हुई थी बेसिकली छत्तीसगढ़ में पहली बार। कहाँ हुई थी, छत्तीसगढ़ में हुई थी। ठीक है, अब बात करें कोरबा की, तो कोरबा जो है ये कोयला खान है, कोयला की खान है। ठीक है, ये कोरबा खान है जो कि जो है छत्तीसगढ़ कोरबा में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर चलते हैं। दिए गए दर्रे व उनके स्थानों कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ऑप्शन ए जोजिला बुर्जिला दर्रा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी बारालाचा सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी नीति माना लिपलेख सिक्किम, ऑप्शन डी थांगला बंदरगाह ये लद्दाख में। बताओ भैया इसमें क्या गलत है। जोजिला बुर्जिला तो आप जम्मू कश्मीर, बारालाचा सिपकिला ये भी हिमाचल प्रदेश सही है। हिमाना नीति लिपलेख ये सिक्किम नहीं, ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। कहाँ पे है, उत्तराखंड में स्थित है। बात क्लियर है, थांगला लद्दाख में। ऑप्शन नंबर इसमें आपका सी क्या है, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर पे। किसको बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है। बताओ भैया, ब्याज दर, शेयरों कीमत, नई पूंजी अनुमानित प्राप्ति या ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिगत। इसका जवाब दीजिए भैया। इसका जवाब दें आपका ब्याज दर बढ़ाएंगे तब निवेश। जैसे मान लीजिए आप अभी 100 रुपये किसी दे रहे हैं, 10% लगा रहे हैं, आप लगा दीजिए 20%, तो क्या होगा, वृद्धि जब से बजाय ब्याज दर में वृद्धि करेंगे तो निवेश आएगा, नहीं आएगा। पैसे नहीं रहेगा तो निवेश कहाँ से आएगा। अगर हम शेयर कीमत आज 10 रुपया है, कल कर दें 20 रुपया, तो जब पैसे नहीं लोगों के पास होगा तो शेयर क्या खरीदें, खाक। अब अगर व्यक्तिगत जैसे इसमें नई पूंजी अनुमानित प्राप्त करते हैं, हाँ जाहिर सी बात अगर हम पैसा कमाने लगेंगे, हमारे पैसा आने लगेगा, तो हम क्या करेंगे, निवेश में वृद्धि करेंगे। मान लीजिए आज हम जो है 4000 कमा रहे हैं, आज हम 4000 कमा रहे हैं, कल हम 10,000 कमाएंगे, जाहिर बस निवेश में वृद्धि होगी। तो ऑप्शन नंबर सी। आप ऐसे प्रैक्टिकली सोचिए, इकोनॉमी अगर आप रटने का प्रयास करेंगे तो आप भूल जाएंगे, आप समझिए ऐसे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते 17 नंबर पे। क्या भैया, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है। आरबीआई है, नीति आयोग है, वित्त मंत्रालय है या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। बताओ भैया राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करती है, तो राष्ट्रीय आय का आकलन जो है आपको पता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। ये इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। और ये जो है 1951 में हुई कहाँ पे थी, अगर आपसे पूछा जाए तो ये हुई थी बेसिकली कलकत्ता में, लेकिन अभी मुख्यालय से कहाँ पे है, नई दिल्ली। कहाँ पे, नई दिल्ली में है अभी। आप ये दरअसल हुआ ये है कि जो सांख्यिकी संगठन है और एक और संगठन है, वो दोनों को मर्ज कर दिया गया। ठीक है, तो अब ये बन गया 2020 से। ठीक है, और इसका जो संगठन है ये इसका क्रियान्वयन भारत सरकार के द्वारा होता है। अब आरबीआई की बात करें तो मौद्रिक नीति निर्धारण करता है। क्या करता है, मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है, नीति का निर्धारक है। ठीक है, निर्धारक है। ठीक है, मौद्रिक नीति का निर्धारक आरबीआई है। नीति आयोग क्या करता है, ये नियम जिसे बनाता है सिस्टम के साथ कौन सा किसके लिए होना चाहिए। अभी इसका गठन जो 2015 में किया गया है। ठीक है, और वित्त मंत्रालय तो अपना ही है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर। बताओ भैया अगला क्या है, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या कृषि। देखिए हमने आपसे डिस्कस किया था जो इकोनॉमी है उसको हम 4 पार्ट जैसे पढ़ते हैं, तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें एक होता है प्राथमिक क्षेत्र। क्या होता है, एक होता है आपका प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, एक होता है द्वितीयक क्षेत्र, हमने आपका उदाहरण भी दिया था द्वितीयक। उसका एक होता है तृतीयक। क्या होता है, एक होता है तृतीयक और एक होता है चतुर्थ। आपने ऐसे 3 पढ़े होंगे अभी, बेसिकली आपकी बुक में इतना ही है। तो प्राथमिक क्षेत्र जो जैसे हमने आपको उदाहरण दिया था कि आप जो है खेती करिए, क्या करिए, कृषि। तो मान लीजिए आपने कृषि किया और कृषि में आपने आलू पैदा कर लिए। ठीक है, द्वितीयक में क्या करेंगे आप, जब आपने खेती कर लिया तो जो द्वितीयक क्षेत्र है इसमें जो है इसमें आप आएंगे कहेंगे उद्योग। ठीक है, अब उद्योग मतलब क्या, आलू से जैसे ये यहाँ पे था क्या, आलू। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, उद्योग लगाएंगे। क्या करेंगे, उद्योग। उद्योग बोले तो आलू से क्या बनाएंगे, समोसा बनाएंगे। समझिएगा, बहुत बहुत रीजनल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ आपको, बहुत ग्रामीण भाषा समझा रहा हूँ, इतना सरल लैंग्वेज में कोई समझाएगा नहीं। तृतीय क्षेत्र की बात करें तो जो तृतीय क्षेत्र होता है, ठीक है, जैसे अब इसमें उद्योग नहीं, आप इसको ऐसे समझिए, जो तृतीय क्षेत्र होता है ये सेवा क्षेत्र होता है। तो ये आलू से समोसा बनाए आप, और जो समोसा किसी की टेबल पे रेस्टोरेंट आपने खोला, उद्योग आपने खोला, और जब समोसा आप किसी के सामने रख दिए, परोस दिए थाली में,
थाली या प्लेट में, है ना, प्लेट में जब आप परोस दिए तो वो कहाँ शुरू हुई, सेवा शुरू हुई। तो मतलब तृतीयक क्षेत्र जो ये सेवा क्षेत्र है। पूछा क्या भैया, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, तो सेवा क्षेत्र का जो दूसरा नाम है वो तृतीयक क्षेत्र में आता है। ठीक है, अब बात करें चतुर्थ की, तो इन सब के ऊपर मतलब कृषि कैसी हो रही है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सारी चीजें जो दिखाता है वो मीडिया सेक्टर दिखाता है। ठीक है, मीडिया सब सारी चीजें, तो ये चतुर्थ में आ जाता है। तो सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या भैया, तृतीयक क्षेत्र। बात क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर पे। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, बलवंत राय मेहता, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, एम.एस. स्वामीनाथन, या इनमें से कोई नहीं। देखो भैया, अगर हम बलवंत राय मेहता की बात करें तो भैया बलवंत राय मेहता जो है ये किसी ऐसे आयरे गहरे नत्थु खरे नहीं, मतलब थे तो कोई नहीं। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज जो भी लागू है, त्रिस्तरीय पंचायती राज जो भी लागू है, इसके ये जनक माने जाते हैं। और अगर एम.एस. स्वामीनाथन की बात करें तो हरित क्रांति के जनक, भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं ये, वो एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, वर्गीज कुरियन की बात करें तो वर्गीज कुरियन को ही क्या कहा जाता है मेरे भाई, वर्गीज कुरियन को ही श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। बात क्लियर है, श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। और इन्होंने जो है ये क्रांति कहाँ शुरू हुई थी, तो ये गुजरात से शुरू हुई थी। अमूल दूध पीता इंडिया नाम सुने हो, वही वाले, गुजरात से शुरू हुई थी। ठीक है, तो ये बेसिकली ऑप्शन नंबर 20 में आपका क्या सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या भैया, अगला आपका भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन ए पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताओ भैया, आर्थिक सुधार जब हुआ था 1991 में तो प्रधानमंत्री उस वक्त कौन था। बहुत समझ लीजिए, ये जो भारत में आर्थिक सुधार है इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। पीटी में एक प्रश्न, यहाँ से 1 से 2 प्रश्न पक्का आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली बात करें तो 1991 में जो पीएम थे, और यहाँ पे अगर पूछा आपसे ये भी पूछ सकता है कि उस वक्त जो है वित्त मंत्री कौन थे, है ना। तो आपसे अगर फाइनेंस मिनिस्टर पूछ ले तो पीएम जो है आपके नरसिम्हा राव थे। कौन थे, नरसिम्हा राव थे। और फाइनेंस मिनिस्टर आप कौन थे, तो फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह को याद किया जाता है, मनमोहन सिंह, जो बाद में प्रधानमंत्री बने, मनमोहन सिंह थे। और ये जो है इन्होंने, मनमोहन सिंह ने यहाँ पे दिया था LPG का कॉन्सेप्ट दिया था। मतलब क्या, लिक्विडाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। मतलब हिंदी में आप समझिए, उदारीकरण और उसके बाद यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन से निजीकरण और यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन से होता वैश्वीकरण। इन्होंने कहा था जो लाल फीताशाही है, जो कागजी काम ज़्यादा है, इसको ख़त्म करते हैं। और ये जो है LPG कॉन्सेप्ट लेकर के आए थे, मतलब विदेशी निवेश करें, हमारी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो प्रधानमंत्री कौन थे भैया, तो पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन नंबर ए आपका सही। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम परमाणु परीक्षण हुआ था। ठीक है, अब 2005 में ये अपना प्रधानमंत्री बन गए थे मनमोहन सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। 21 नंबर में क्या है, भारत के संविधान इनमें से क्या राज्य में सम्मिलित नहीं है। पुलिस, कानून व्यवस्था, जेल, दंड प्रक्रिया संहिता। बताओ भैया इसमें क्या सम्मिलित नहीं है। ठीक है, इसमें बताइए, जैसे आपको पता है, हमने आपको बताया था पुलिस जो है भाई, राज्य दिल्ली छोड़ दिया जाए तो जो राज्य हैं उनमें से पुलिस तो राज्य का हिस्सा होती है। कानून व्यवस्था कौन मेंटेन राज्य करेगा, जेल कौन बनाएगा, तो राज्य बनाएगा। इसमें जो CRPC है ये बेसिकली जो है ये CRPC दंड प्रक्रिया संहिता, इसको जो है ये अगर बात करें तो ये संघ सूची का विषय आ जाता है। किसका, संघ सूची का विषय आ जाता है। जैसे अभी अमित शाह कुछ दिन पहले बयान दिए, अभी कल ही परसों की बात है, उन्होंने कहा कि जो IPC है, क्या, इंडियन पिनल कोड, यही दंड IPC और CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट जो है, इसमें जो दंड प्रक्रिया संहिता, ये सारी चीज़ें हम जो है इसमें सुधार करने वाले हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात 377, 309 सारी चीज़ें सुधार होने वाला बहुत जल्दी, तो आपको दिख जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी क्या सही हो जाएगा आपका। चलिए 22 नंबर चलते हैं। 22 नंबर क्या, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। अर्धसंघीय संरचना, प्रतिबद्ध न्याय तंत्र, शक्तियों का वितरण और लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता। तो आपको पता है हमारा जो संविधान है वो अर्धसंघीय संविधान, अब ये जिसे हम ये कहें कि साहब इसमें मुख्य विशेषता नहीं है, अगर बात करें तो अर्धसंघीय अगर बात करें तो ये हमारा क्वासी फेडरल भी है ना। अगर बात करें इसकी तो ये क्वासी फेडरल भी है। लेकिन अगर हम एक तरह से ये बात करें कि जो है हमारे यहाँ प्रतिबंध न्यायतंत्र नहीं है, हमारे यहाँ जो है एकीकृत और स्वतंत्र न्यायतंत्र है। क्या है, एकीकृत
वह स्वतंत्र न्यायतंत्र है मेरे दोस्त। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका सही हो जाएगा। क्वासी फेडरल की बात करें तो भारत जो है नहीं होता, भारत राज्यों का एक संघ है। ठीक है, तो इसमें जो है यहाँ पे संघीय व्यवस्था की तरफ हमारा झुकाव है, किसकी तरफ, संघीय, लेकिन कहीं पे वर्णित नहीं है ये। ठीक है, सरकार संसदीय रूप, तो ये बेसिकली ये भी हो जाएगा ठीक ठाक, इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 23 नंबर पे। निम्न में क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के निर्देशक सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। देखो भैया, मौलिक अधिकार की बात करें तो ये कहाँ से कहाँ तक है, 12 से लेकर 35 तक है। मौलिक कर्तव्य किसमें है, 51 के एक के क में है, 51 एक में है। ठीक है, 51 ए में कह सकते हैं। ये कहाँ से 36 से लेके 51 तक है, नित्य में। तो अगर बात करें इसकी, क्या बात पूछ रहा है, भारतीय नागरिक को आर्थिक न्याय, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, ये 3 न्याय की बात आप कर दें। आर्थिक न्याय इसमें बेसिकली बात कर रहा है। तो जो आर्थिक न्याय की बात है मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये आप जब अनुच्छेद 38 पढ़ेंगे, कौन सा अनुच्छेद 38 पढ़ेंगे, तो अनुच्छेद 38 में क्या कहा गया है, राज्य जो है ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीति, राज्य जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय क्या करेगा, सुनिश्चित करेगा अपने लोगों के लिए। ठीक है, और असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित करने के साथ साथ लोगों के कल्याण की बात करेगा। अनुच्छेद 38 कहता है, तो किसमें आएगा, ऑप्शन नंबर सी में आएगा, नीति सिद्धांत में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। 23 नंबर क्या भैया, संविधान कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? ऑप्शन ए 38, 40, ऑप्शन सी 44, ऑप्शन डी 46। बताओ भैया 38 में क्या है? तो भैया 38 में जो है, अभी हमने जस्ट बताया आपको कि लोक कल्याण के लिए राज्य काम करेगा। किसके लिए? लोक कल्याण के लिए राज्य काम करेगा। ठीक है, किसमें? 38 में, मतलब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन है। बात क्लियर है। 44 में क्या है? समान से जो रोज मांग होती है, क्या? समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी। ठीक है, अब ये जाहिर सी बात, यूसीसी लागू कहाँ पे है? तो सबसे पहले जो लागू या कहाँ लागू केवल भारत में, तो ये गोवा में केवल लागू है यूनिफॉर्म सिविल कोड। भारत में बहुत जल्दी पूरा लागू होने वाला है। अनुच्छेद 46 में क्या होता है? अनुच्छेद 46 जो SC ST वर्ग है, छटे हुए लोग, कौन से? SC ST, ऐसे याद कीजिए, छटे हुए लोगों के विषय में जो है शैक्षणिक व आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, हितों को बढ़ावा देना, ये आपका 46 में आता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 25 पे आते हैं। 25 में क्या है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने दिया? अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे। बलवंत अशोक मेहता जो थे, दो स्तरीय थे। ठीक है, तो इसमें आपका ये तो गलत ही हो जाएगा, इसमें डी होगा नहीं, क्योंकि बलवंत राय मेहता यहाँ पे सामने हमने लिख रखा है। तो भैया आपको पता है कि जो एक संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा? 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन हुआ था, और इसमें दरअसल ये हुआ बेसिकली, इसका बेस जो था ये 1957 में जो बलवंत राय मेहता है, इन्होंने कहा था कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज होना चाहिए। लेकिन अशोक मेहता, ये 1977 में इस समिति का गठन किया गया। इसने क्या कहा 1977 में? इसने कहा भारत में द्विस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन बेसिकली जब लागू हुआ है ना, बेसिकली लागू जब हुआ 24 अप्रैल 1992 को ये हुआ था, तो 1992 ये 73वां संविधान संशोधन हुआ, और इसमें कहा गया कि 24 अप्रैल, ये भी डेट पूछी जाती है, पंचायती राज दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है, 24 अप्रैल 1992 को। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिक्लेयर हुई, और कहा गया कि भारत में कौन सी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू होगी? बलवंत राय मेहता समिति का जो वो था, मान लिया गया। ठीक है, प्रतिरोध का अस्थायी मात्रक क्या है? फैराडे है, ओम है, बोल्ट है, या एम्पियर है? बताओ भैया क्या होगा फैराडे का? देखिए अगर हम बात करें एम्पियर, तो एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक है। किसका? विद्युत धारा का मात्रक है। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। बोल्ट किसका मात्रक है? तो बोल्ट जो है विद्युत विभव का मात्रक। क्या? बोल्ट जो है विद्युत विभव का मात्रक है। ओम किसका मात्रक है? तो ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक। किसका? ओम प्रतिरोध का मात्रक है। तो भैया ये बताओ फैराडे किसका है? तो फैराडे जो है विद्युत धारिता का है। किसका? विद्युत
धारिता का है। अब देख लीजिए आप, विद्युत धारिता का फैराडे है, ओम प्रतिरोध का है, वोल्ट विद्युत विभव का है, एम्पियर विद्युत धारा का है। आप इसमें क्या पूछ रहा है? प्रतिरोध का। प्रतिरोध का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ओम हो जाएगा प्रतिरोध का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या फार्मिक अम्ल? बताओ भैया, फार्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? चींटी में। ठीक है, चींटी में। ऑक्जेलिक अम्ल अगर बात करें तो ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है वो बेसिकली टमाटर में पाया जाता है। कहाँ पे? टमाटर में पाया जाता है, इससे दाग छुड़ाने के काम में आता है। एसिटिक अम्ल सिरका, आप नाम सुनेंगे, सिरके में पाया जाता है। और जो साइट्रिक अम्ल है ये भैया खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं 28 नंबर पे। 28 नंबर क्या भैया? कर्कटजनक रसायन से होता है। ऑप्शन ए हृदय रोग, ऑप्शन बी मधुमेह, ऑप्शन सी कैंसर, ऑप्शन डी दमा। बताओ भैया, कर्कटजनक मतलब जो ये होता है इससे क्या होता है? तो भैया कर्कटजनक बात करें तो ये बेसिकली कैंसर इसको आप कह सकते हैं। क्या? बेसिकली आप इसको कैंसर कह सकते हैं। कर्कटजनक रोग जो होता है कैंसर होता है। और इसमें कैंसर में होता क्या? कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि, कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि। इसीलिए आप देखते होंगे इसको जल्दी कोई रोक नहीं पाता। जैसे ब्लड कैंसर हो गया, सर्वाइकल कैंसर हो गया, प्रोस्टेट कैंसर हो गया, बोन कैंसर हो गया, माउथ कैंसर हो गया, सारी चीजें इसमें रहती हैं। ठीक है, और रोग पर आक्रमण था इसका जो अपरूपांतरण से होता है, ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं। जिसमें जो कर्कटजनक रसायन से होता है ये होता है कैंसर। ऑप्शन नंबर सी होता है। मधुमेह जो होता है ये बेसिकली आप मीठा ज्यादा खा रहे हैं तब होता है। जो ये मीठा खाने से होता है, मीठा ये होता है। हृदय रोग जो होता है ये बेसिकली जो है जब आप तेल तैली भुना ज़्यादा पदार्थ खाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से होता है। क्या? कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से होता है। और जो दमा होता है, दमा ये फेफड़े का रोग है, फेफड़े का रोग है। ये जब दारू सिगरेट आप पीते हैं तब आपको होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 29 नंबर। क्या भैया? त्वचा के ऊपरी सतह क्या कहलाती है? एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस, डर्मिस या फिर स्पेशियल डर्मिस? बताओ भैया क्या होता है जो त्वचा की ऊपरी सतह, इसको आप क्या कहते हैं? तो भैया आपको पता है इंडोडर्मिस की बात करें तो ये होता है अंतश्चर्म, इसको बोल देते हैं। क्या? अंतश्चर्म बोल देते हैं, अंतश्चर्म बोल देते हैं। एपिडर्मिस की बात करें तो इसको अधिचर्म बोलते हैं। क्या? इसको बोलते हैं आपका अधिचर्म बोल देते हैं। डर्मिस की बात करें तो डर्मिस मतलब होता है चर्म, आप समझ लीजिए हिंदी। स्पेशियल डर्मिस मतलब होता है विशिष्ट चर्म। क्या होता है? विशिष्ट चर्म होता है, विशिष्ट चर्म होता है। ठीक है, तो इसमें आप बताएं इसमें क्या सही होगा? अब जाहिर सी बात है चर्म की केवल बात करेंगे नहीं आप, किसकी चर्म? ये तो गलत ही हो गया। ऊपरी त्वचा की बात कर रहा है, विशिष्ट चर्म तो होगा नहीं। अंतस मतलब ये अंदर की बात करें तो भाई ये एपिडर्मिस ही तो होगा। ऑप्शन नंबर बी का इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही हो जाएगा। चलिए आप आगे बढ़ते हैं 30 नंबर पे। निम्न में किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? भूटान को, जापान, भूटान, श्रीलंका या नेपाल? बताओ भैया किसको जाना जाता है थंडर ड्रैगन के नाम से? देखिए अगर हम बात करें जापान को तो ये होता है उगते सूरज का देश। क्या? उगते सूरज का देश होता है। ठीक है, अगर हम बात करें श्रीलंका का कहा जाता है। अगर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका को जो उपनाम इसका है श्रीलंका का, ये है सिलोन। क्या है? श्रीलंका का उपनाम सिलोन है। नेपाल की बात करें तो नेपाल जो है इसका तो नेपाली नाम पुराना नाम था, अभी भी वही है। अगर हम जापान का एक और जैसे उगते सूरज का देश है और इसको क्या कहा जाता है? इसका उपनाम जो है वो है निप्पान। क्या है? निप्पान भी इसको कहा जाता है। तो भूटान को क्या कहा जाता है? भूटान का थंडर ऑफ ड्रैगन है। ठीक है, और ये आपका जो है आप ऑप्शन बी इसमें क्या सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 31 नंबर पे। रियाद किस देश की राजधानी है? म्यांमार की है, बांग्लादेश की है, सऊदी अरबिया की है या इनमें से कोई नहीं? देखो भैया अगर हम म्यांमार की बात करें तो इसमें आपको पता है न्यापीता यहाँ की क्या है? राजधानी है। ये क्या है? राजधानी है। यहाँ की अगर मुद्रा की बात करें तो जो म्यांमार है इसकी मुद्रा जो है ये आपकी क्यात है। क्या है? यहाँ की जो मुद्रा है वो क्यात है। अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है और यहीं पर सार का मुख्यालय भी है। ठीक है, ढाका में है और इसका जो मुद्रा है वो मुद्रा आपकी टका है। क्या है? ये मुद्रा आपकी टका है। सऊदी अरबिया की बात करें तो सऊदी अरब जो है इसकी राजधानी आपकी रियाद है और जो इसका मुद्रा है वो है आपका सऊदी रियाल। क्या है? इसकी मुद्रा जो है वो है सऊदी रियाल, इसकी मुद्रा है सऊदी
रियाल इसकी क्या है, मुद्रा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्या रहते हैं 32 नंबर। 32 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी मिजोरम। बताओ भैया इसमें क्या सही होगा? अगर हम एक तरफ से बात करें, सिक्किम का जो क्षेत्रफल है ये 7096 है, ठीक है। इसकी जो राजधानी की बात करें तो राजधानी आप जो है ये इसकी राजधानी आपकी गंगटोक है, ठीक है। इसकी राजधानी आपकी, जैसे सिक्किम की बात करें तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक में है, ठीक है। अब उसके बाद गोवा की बात करें तो जो गोवा का क्षेत्रफल है वो 3902 है, 3902। इसकी राजधानी क्या होती है? इसकी राजधानी आपकी पणजी है। बात क्लियर है? इसकी राजधानी आपकी पणजी है, ठीक है। इसकी राजधानी आपकी पणजी है। अब बात करें मेघालय, तो इसका जो क्षेत्रफल है मेघालय का वो 2 लाख ऐसे बात करें 2,24,000 ऐसे बात करें, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक है। तो अब 22,429 हो जाएगा। सॉरी, इतना पढ़ाने में वो हो जा रहा है कि चीजें स्किप कर जा रही हैं। मेघालय की राजधानी क्या है? मेघालय की राजधानी आपकी शिलांग में है। इसके बाद बात करते हैं मिजोरम। ये बड़ा फेमस इस टाइम है। यहाँ पे जो है जो जनजातियों को लेकर यहाँ पे संघर्ष जारी है, तो उसको बड़ा इंपॉर्टेंट आप रख सकते हैं। यहाँ से हो सकता है प्रश्न आपके एग्जाम में आए। तो इसका जो है वो 21,081 इसका वर्ग मीटर है और इसकी राजधानी जो है वो आइजोल है। क्या है? मिजोरम की राजधानी आइजोल है, ठीक है। तो भैया बताओ इसमें सबसे छोटा कौन दिख रहा है आपको? 7,000, 22,000 कौन दिख रहा है इसमें? तो यार सबसे छोटा 3,000 कौन दिख रहा है? तो इसमें सबसे छोटा जो आपको दिख रहा है गोवा। तो बेसिकली सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा आपका है, ठीक है। अब देख लीजिए आप, अब सिक्किम चक्कर में आप पड़े हुए होंगे तो गोवा आपका है 3902। तो गोवा नहीं होता तो सिक्किम हो जाता, ठीक है। चलिए आपका ऑप्शन नंबर 20 में सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया 33 नंबर पे। ये क्या, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? जाहिर सी बात है संयुक्त राष्ट्र जो दिवस है ये तब मनाया जाएगा संयुक्त राष्ट्र की स्थापना होगी। तो भैया आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, ठीक है, ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। अब ये कहाँ पे, जैसे ये ब्रेटन वुड के सम्मेलन हुआ था, इसमें ये कहाँ स्थापना हुई थी? न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय भी यहीं पे है, ठीक है। तो इसलिए जो है इसमें जो सम्मिलित थे 193 देश अभी वर्तमान में सम्मिलित हैं, ठीक है। और इसमें 6 निकाय इसके हैं, आपको पता ही है। आर्थिक और सामाजिक निकाय हो गया, उसके बाद महासभा हो जाती है, सुरक्षा परिषद हो जाती है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो जाता है, सचिवालय हो जाता है, ठीक है, न्यास परिषद हो जाती है। तो 1 2 3 4 5 ये ऐसे बन जाते हैं। 193 जो है इसमें देश सम्मिलित हैं। न्यूयॉर्क इसका वो है। तो आप देख लीजिए संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? सॉरी, जिनेवा में है, द हेग में है, पेरिस में है या वाशिंगटन डीसी में? आपको पता है वाशिंगटन डीसी में आपका विश्व बैंक है, ठीक है, WB वर्ल्ड बैंक। उसके बाद आपका IMF का मुख्यालय यहाँ पे है, वही वाशिंगटन डीसी में, न्यूयॉर्क मिला करके। पेरिस फ्रांस पर बात करें तो यहाँ पे इंटरपोल का जो है मुख्यालय है, किसका? इंटरपोल का। जिनेवा की बात करते हैं WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, ILO, रेड क्रॉस, समझिएगा रेड क्रॉस, ये सारे के सारे कार्यालय कहाँ पे? जिनेवा में स्थित हैं। बात क्लियर है? उसके बाद बात करें द हेग की, तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। कहाँ पे? द हेग में। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1946 में। तो सबकी स्थापना जान ले क्या? तो भैया बताओ इसमें जो है, जैसे अगर आपसे पूछे, अभी इसमें बता दिया विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी। बात क्लियर है? द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई थी। अगर हम बात करें जैसे पेरिस अभी आया ही है, तो इंटरपोल तो हो ही गया। यहाँ पे अगर आप यूनेस्को, एक नाम नहीं जो होता है यूनेस्को, इसका भी मुख्यालय यहीं पे। अगर पूछे यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, तो ये भी 1946 में हुई थी। मतलब 1946 में इसका यूनेस्को की भी स्थापना हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की भी स्थापना हुई थी। उसके बाद यहाँ पे WHO आया, मेन बता दे रहे हैं, WHO आया, तो WHO का स्थापना 1948 में हुई थी। मतलब ये बाद में पैदा हुआ है, ठीक है, और जिनेवा में हुई थी। अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपको पता ही है। फिर अगर जब बात करें, जैसे इसमें तो ऑप्शन नहीं है, तो बहुत सारी चीजें, जैसे अभी हम आपको ओपेक बता दें, सारी चीजें ऑप्शन आएगा, धीरे धीरे बताते रहेंगे। तो 34 नंबर में आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर। प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकला स्थित है गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में। बताओ भैया कहाँ स्थित है? खजुराहो की मूर्तिकला जो प्रसिद्ध है ये कहाँ पे है? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये मध्य प्रदेश में है। बनवाया किसने था? तो चंदेलों ने।
क्षत्रियों का एक वंश होता है चंदेल, इन्होंने ही इसका निर्माण कराया था। ठीक है, तो इसमें आप कंदरिया महादेव है, लक्ष्मण मंदिर है, 64 योगिनी मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर है का जो विश्वनाथ सूर्य मंदिर है, तो ये पार्वती मंदिर भी मंदिर यहीं पे है। तो आप देख सकते हैं, आप ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्या है, प्रसिद्ध नबका लिबारा उत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? बताओ भैया, ये कहाँ मनाया जाता है? केरल में, बिहार में, राजस्थान में, उड़ीसा में, कहाँ मनाया जाता है भैया? देखो बड़ा फेमस ये है। तो जो नबका लिबार है, ये बेसिकली आप पढ़े नहीं तो ये उड़ीसा मनाया जाता है, उड़ीसा राज्य में इसका संबंध है। और जो है जैसे राजस्थान की बात करें तो कलबेलिया डांस होता है, मेवाड़ उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, बिहार में छठ पर्व मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब केरल तमिलनाडु थाईपुसम करके मनाया जाता है। तो ये सब ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। 37 नंबर, इसमें क्या पूछा है, निम्न से कौन सी एक हरित गैस नहीं है? ठीक है, हरित गैस नहीं है। तो अब इसमें बात करें हरित गैस है कौन कौन सी, पहले तो ये जान लीजिए। तो हरित गैस में बात करें तो ये आपकी मीथेन, क्या है, ये आपकी मीथेन है। उसके बाद अगर बात करें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लिख रहे हैं ताकि आप इसको पढ़ लें। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, उसका क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC भी हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका N2O नाइट्रस ऑक्साइड जो होते हैं हंसाने वाली गैस। उसके बाद आपकी जलवाष्प, क्या, इसके बाद आपकी आती जलवाष्प। इसके बाद आता है आपका ओजोन, क्या आता है भैया? इसके बाद ओजोन आता है। ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे गैस, हरित गैस आप मिला लीजिए आप। इसमें मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन में नाइट्रोजन जो है इसमें नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही हो जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न लेते हैं। 39 नंबर, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपातकालीन स्थिति में विशेष सेवा के लिए, युद्ध में वीरता के लिए, खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, विशिष्ट समाज सेवा में योगदान देने के लिए। देखो भैया, अगर हम बात करें वीरता के लिए तो परमवीर चक्र दिया जाता है आपको। ठीक है, क्या, परमवीर चक्र, परमवीर चक्र जाता है। विशिष्ट समाज सेवा के अगर बात कर रहे हैं तो इसमें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सारी चीज़ें दी जाती है। आपातकालीन स्थिति में अगर आप कर रहे हैं तो ये भी परमवीर चक्र, इसमें जो भी चीज़ें रहती हैं वो दिया जाता है, जो भी सम्मान होता है। ऐसे बेसिकली परमवीर चक्र सेना वालों को दिया जाता है। तो इस खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो है ये आपको दिया जाता है। ये जरूरी नहीं क्रिकेट से ही सम्मानित, तो आप जो भी खेल खेल रहे हैं उसमें अगर आप उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं तो आपको अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। बात क्लियर है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आज की क्लास मेरे भाई यहीं तक। उम्मीद करता हूँ आप क्लास पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, और लाइक शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।